माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का विज्ञान वेल एजुकेशन के अंदर। और अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके फिजिक्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोशन इन ग्राफ्स। राइट, ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है एंड आई होप आप लोग या तो इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। राइट, और ये क्लास आपके इस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम लोग आज की क्लास के अंदर बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोशन के अंदर इस ग्राफ की क्या रिप्रेजेंटेशन है। आप क्यों किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस ग्राफ शब्द का यूज़ करेंगे। देखिए, होता क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। आप सभी लोगों ने बच्चों 9th क्लास में और 10th क्लास में ग्राफ डिज़ाइन करने सीखे हैं। वहाँ पर आपने सिंपली एक बात सीखी थी कि भाई ग्राफ बनाने के लिए आपको XY कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें X आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, Y हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। राइट, नो डाउट, वेरी गुड। और इस चीज़ को यूज़ करते थे हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली हम ग्राफ को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक बात बताओ, जब आप किसी बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं उसके मोशन का, तो उसके मोशन का एनालिसिस करने पर आपको कुछ तरह का डेटा मिलेगा और क्योंकि आपके पास अब वो डेटा आ गया है तो आप उस डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से आपको हेल्प क्या मिलेगी। राइट, देखो, हेल्प हमें ये मिल जाती है कि हम उस ग्राफ को यूज करके किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक्स है उसको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बच्चों, काइनेटिक्स का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसकी स्पीड, उसका टाइम, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन वैल्यू एट डिफरेंट टाइम वैल्यूज, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी जानकारी जिससे आपको मिल सके उसको हम कहते हैं उस बॉडी के मोशन का काइनेटिक्स। और उस चीज को ग्राफ बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर देता है अगर आप किसी बॉडी के मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो। राइट, और इससे एक हेल्पफुल चीज आपको और मिल जाती है कि आप उस बॉडी के मोशन के काइनेटिक्स को तो स्टडी कर ही रहे हो, उसके डेटा को तो देख ही रहे हो, और आप उससे आगे की प्रेडिक्शन को भी डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हुआ है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स हम ग्राफ को यूज करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मोशन के अंदर बच्चों हमारे पास बेसिकली 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं। पहला हम यूज करते हैं XT ग्राफ, दूसरा यूज किया जाता है VT ग्राफ, तीसरा यूज किया जाता है AT ग्राफ। X यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि X से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, या फिर आप यहां पर यूज कर सकते हैं वर्ड पोजीशन को। राइट, तो यहां पर ग्राफ बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ। T स्टैंड्स फॉर टाइम। V के लिए आप लोगों को पता है बच्चों क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। राइट, so this is velocity time, and A stands for acceleration. Right, so it is acceleration time graph. So now depending upon the use, yeah, depending upon the data which is provided in your question or which you are required for the analysis of the body, आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसका आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे अपना XT ग्राफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे VT ग्राफ और AT ग्राफ में। ओके, अच्छा, अब देखो XT ग्राफ में क्या है। XT ग्राफ है भाई, पता है आप लोगों को कि ग्राफ के लिए क्या किया जाता है। भाई ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ के लिए हमें चाहिए X और Y एक्सिस। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, X और Y एक्सिस। X स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, X स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड Y स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एक्सिस। राइट, Y स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एक्सिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे बच्चों, XT ग्राफ के अंदर बेसिकली जो हमारा पोजीशन है, जो हमारे लिए पोजीशन है ना बच्चों, पोजीशन, देखिए पोजीशन को प्लॉट किया जाता है Y एक्सिस पर, यानी कि जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है। राइट, हम क्या करते हैं बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वी विल यूज एट पोजीशन एक्सिस, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम वहां पर यूज करते हैं हमारा टाइम के लिए। राइट, सो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था वो टाइम के लिए प्लॉट किया जाएगा, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस था वो हमारी पोजीशन के लिए प्लॉट किया जाएगा। क्लियर।
अच्छा, कैसे करते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस को मार्क किया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एज 10, 20, 30, 40, 50। सो नाउ अब ये बॉडी इन टाइम इंटरवल्स पर जो भी पोजीशंस को ले रही होगी, हमने क्या किया, उसको ज्वाइन कर दिया। देखिए जैसे 10 और 5 के 10 सेकेंड्स के ऊपर इसने 5 का डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, 20 पर ये 10 मीटर्स पर थी, 30 पर ये 15 मीटर्स पर थी, 40 पर ये 20 मीटर्स पर थी, 0 पर ये 0 पर थी। तो देखो इससे आपको कितना इजीली पता लग गया कि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल गया है ना। अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, सो यू गॉट द स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा करने से देखो मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं कि हम इससे क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। देखो वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें पता है कि किस टाइम वैल्यू पर क्या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हमें पता है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट 30, यू विल से द 15 मीटर, राइट। सो देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी आसान हो रखी है। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। आप इस एक्सटी ग्राफ को यूज करके इस बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द मोशन, हम इस बॉडी के मोशन का नेचर भी पता कर सकते हैं। नेचर का मतलब बच्चों यहां पर ये है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या फिर ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, किस कैटेगरी का मोशन है, एक्सिलरेटेड है, नॉन एक्सिलरेटेड है, वट एवर बी द नेचर वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द ग्राफ। बस करना क्या है, ग्राफ को देखना है, उसको एनालाइज करना और आंसर बता देना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसके जो और यूजेस हैं उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमें वेलोसिटी और हम या स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सटी ग्राफ। तो देखो क्या करना होता है, ये फिर से आपका एक्सटी ग्राफ मिल गया है। यहाँ पर ये आपकी पोजीशन प्लॉट करी हुई है, यहाँ पर ये आपके टाइम वैल्यूज प्लॉट करी हुई हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि जब कभी भी आपको एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करना हो, ध्यान रखना, whenever you have to find out the velocity, what you have to do is only to calculate the slope। आपको सिर्फ और सिर्फ स्लोप नाम की एक चीज कैलकुलेट करनी है। मैथ्स के अंदर आप लोगों ने अभी, क्योंकि अगर क्लास शुरू करी है तो आई होप शायद आप लोगों ने अभी तक स्लोप ना पढ़ा हो, या अगर आप लोग स्लोप पढ़ चुके हैं तो लेट मी डिफाइन अगेन के स्लोप को हम कैसे यूज करते हैं या इसका बेसिक मीनिंग क्या है, फिजिक्स में हम इसको स्लोप को कैसे यूज करते हैं। ध्यान रखना, देखो जहां कहीं भी एक ऐसी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, एक ऐसी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो जो दो क्वांटिटी के रेट पर डिपेंड करती है, एक ऐसी क्वांटिटी जो दो क्वांटिटी के रेट पर डिपेंड करती है, वो हर क्वांटिटी को हम किससे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ग्राफ में स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केस में जो हमारी वेलोसिटी है वो किसका रेट है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम फॉर्मूला तो यही लिखते हैं भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेलोसिटी वाली क्वांटिटी है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ प्रेजेंट हो तो, राइट। अब स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, स्लोप कैलकुलेट करते हैं हम चेंज को कैलकुलेट करके। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक वैल्यू x1 बोल दूंगा, एक वैल्यू x2, तो ये वाली वैल्यू लेट्स सपोज, सॉरी ये हमारा टाइम वैल्यू है तो इसको हम बोलेंगे टाइम वैल्यूज, राइट। एक इसको रेज कर देते हैं, ओके। सो ये हमने एक वैल्यू पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर ली, तो मान लो ये मेरा टाइम 1 है, ये मेरा टाइम 2 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं बच्चों, जब मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली पोजीशन मेरी x1 हो गई एंड ये वाली पोजीशन हमारे लिए x2 हो गई। दोनों पोजीशंस मिल गए, दोनों टाइम वैल्यूज मिल गए। अब करना कुछ नहीं है, ये चेंज आपको कैलकुलेट करना है। जैसे अगर अब आप ये वाला चेंज कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये वाला चेंज किसके बराबर आएगा, ये आएगा 15 - 5 के बराबर। वहीं जब आप T2 - T1 करते हैं तो ये वाला चेंज हो गया मेरे लिए। इस चेंज को देखो बच्चों मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट। तो कई लोग इसको ट्रायंगल बना के भी दिखा देते हैं, ऐसे भी दिखाया जाता है, राइट। और इसका बताऊंगा कि यूज भी क्या है यहाँ पर। तो ये जो टाइम का चेंज होगा बच्चों कितना होगा, ये होगा 30 - 10। तो देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है 10, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है 20। करना क्या है, बस अब इसमें आपको इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 10/20
यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी आसानी से आपने इसका बच्चों देखो वेलोसिटी निकाल लिया, हमें कोई वो लेंदी इक्वेशंस यूज़ नहीं करने पड़े सॉल्व आउट करने के लिए, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ग्राफ विच वी ट्राई टू यूज, कि जब कभी हमारे पास ग्राफ हो तो हम इससे क्या क्या पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए ये आपको एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है, राइट, ये आपको एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल को मैं ये वाले एंगल को थीटा बोल देता हूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस वाले थीटा को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट टेन थीटा? आप लोगों ने सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जरा आप खुद ध्यान से सोचो बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है ना, क्योंकि ये चेंज हमारा 10 है। बेस की वैल्यू कितनी आ रही है? 20, क्योंकि ये चेंज हमारा 20 है। यहाँ से वैल्यू भी कितनी आई? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, ये डेटा और ये डेटा सेम ही तो आया है। दैट इज द रीजन कि हम स्लोप को क्या बोलते हैं, साथ में टेन थीटा भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया हो और आप टेन थीटा कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो बेधड़क आप सोच लेना भैया ये स्लोप ही है, ये ग्राफ का स्लोप ही दे रखा है और कुछ नई चीज नहीं दी है, राइट। सो नाउ यू आर वेरी वेल नोन विद द फैक्ट दैट कि अगर हम किसी ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा निकाल रहे हैं तो वो उस क्वांटिटी के लिए स्लोप का ही काम करेगा, नो डाउट, राइट। चलिए अब देखो यहां पर मैंने क्या लिया, मैंने एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करी थी, तो यहां से बच्चों जो वेलोसिटी कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा एवरेज वेलोसिटी। अब यहां एक चीज देखते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इंस्टेंट वेलोसिटी का आप लोगों ने मतलब समझा होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि ये होती है एट पर्टिकुलर टाइम, एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी पर जो आपको वेलोसिटी मिलती है बच्चों, उसे ही कहते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता, मान लो मुझे 40 टाइम वैल्यू पर पता करना है कि वेलोसिटी कितनी है, तो अब इस केस में ना मैं पूरा रेंज कैलकुलेट नहीं करूंगा जैसे मैंने ये रेंज कैलकुलेट किया। मैं सीधा सीधा क्या कैलकुलेट करूंगा, मैंने यहां देखा भाई 40 के लिए लाइन ये वाली आ रही है, इसके लिए पोजीशन पर लाइन ये वाली जा रही है, इस पर डिस्टेंस कितना है 20, तो आई विल डू सिंपली 20/40, दैट्स इट। कैंसिल करूंगा, आंसर अभी भी 0.5 आ रहा है, राइट। सो दिस इज द इंस्टेंट वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड। हम उस केस में इस तरीके से पूरा रेंज कैलकुलेट नहीं करते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? क्योंकि देखो यहां पर मैंने एक टर्म लिखा है दैट लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। नाउ व्हाट डू मीन बाय डेल्टा टी गोज टू जीरो? दैट द चेंज, देखिए यहां पर जो हमें चेंज मिला था उसको हम जीरो की तरफ लेकर जा रहे हैं या ये मान रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है और वो बराबर है अप्रोक्सीमेटली जीरो के, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन पर मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप वैल्यू निकालेंगे और करना कुछ नहीं है, पर्टिकुलर टाइम वैल्यू पर जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है दोनों को रेशियो कर दो, दोनों का स्लोप ले लो, स्लोप ले लोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब जरा इस पॉइंट को बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि मान लो स्लोप आपका नेगेटिव आ जाए, जैसे अभी हमारे इस केस में दोनों बार स्लोप की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है 0.5 0.5। अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब क्या होता? इसका सिंपली मतलब बच्चों ये होता कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने या तो सेलेक्ट करी है क्योंकि वेलोसिटी आप अपने हिसाब से ले रहे थे, या फिर एक्चुअली में जो उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो आपकी प्रिज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा है। या आप ये मान सकते हैं कि वो अगर सर्टेन डायरेक्शन पे चल रहा था और सडनली उसका स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया बच्चों, उसने अपनी डायरेक्शन को कंप्लीटली क्या कर लिया, चेंज कर लिया और वो अपोजिट हो गया, राइट। क्लियरली समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ मोशन पर। क्योंकि मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि ये नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है जरा ध्यान से समझिए। अगर किसी भी केस में आपको किसी का एक्सटी ग्राफ, है ना, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मिले, आप लोगों ने पढ़ा है वो किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को। 9th क्लास याद करिए, एक्स टी स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि कुछ ऐसा याद आया, ये वाला स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये हमारे इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो बताओ ये कौन सा ग्राफ होता था, रेस्ट का होता था, नहीं होता था? तो बिल्कुल ठीक, रेस्ट का ग्राफ है यार ये। नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व, अगर मान लो हमारा एक्सटी ग्राफ में
कोई भी कर्व का शेप हो जाए जो कि नॉन स्ट्रेट लाइन हो, कोई यानी कि नॉन लीनियर कर्व है, तो यहाँ ध्यान से देखो क्या हो गया, हम क्या बोल देते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर किसी ग्राफ की शेप ऐसी मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्राफ कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, राइट। नेक्स्ट आगे चलें, टू स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। ओके नाउ जरा इसको समझो बच्चों जरा ध्यान से, ये एक्स ये टी, ये देखो ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल दैट सिंपली मीन्स अगर मैं ये एंगल देखूं बच्चों थीटा और ये थीटा, मुझे एक बात बताओ, जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये थीटा बराबर होंगे या नहीं होंगे? कैन आई राइट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2? अगर ये आपस में बराबर है तो जरा आप मुझे एक बात सोच के बताओ, हम tan थीटा 1 जब निकालेंगे तो क्या वो tan थीटा 2 के बराबर नहीं आएगा? tan थीटा 1 tan थीटा 2 अगर बराबर आ रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, बराबर हो गई या नहीं हो गई? इसका मतलब ये दो बॉडी ऐसी हैं जो कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, राइट। और देखो ये लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया? आगे चलें। अच्छा, कहता है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओ हो, ये क्या बन गया भाई? देखो बहुत आसान है। मान लो एक वेलोसिटी ऐसे जा रही है और मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए, ये एक्स ये टी, ठीक है। पहली बात देखो, ये तो आपको ये बता रहा है कि ये वाली जो बॉडी ए है ये कहाँ से शुरू हुई, एट टी इज इक्वल टू 0 से। अगर इस बॉडी के ग्राफ को हम बी बोल दें तो ये वाली जो बॉडी है ये कुछ टी टाइम के बाद, इससे कुछ टी टाइम के बाद शुरू हुई है, राइट। T1 बोल देते हैं इस टाइम को। फिर क्या हुआ, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो बच्चों यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट बना है ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि ये बॉडी कहीं ना कहीं मीट करेगी, यानी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से मीट कर रही हैं। दिस इज द पॉइंट या दिस इज द टाइम वेयर दे आर मीटिंग एंड दिस इज द पोजीशन वेयर दे आर मीटिंग। ये पोजीशन वाली वैल्यू हो गई, ये टाइम वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आप याद रखें कि जब कभी भी इस तरीके से वेलोसिटीज एक दूसरे की, मतलब जब कभी भी आप एक्सटी ग्राफ बनाते हैं और उनकी वो ग्राफ लाइन जो है वो एक दूसरे से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो पॉइंट उन दोनों बॉडीज का मीटिंग पॉइंट था और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टाइम एक्सिस पर वैल्यू देखेंगे तो वो हमें टाइम की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और उसी पर अगर हम उसका पोजीशन एक्सिस के ऊपर पोजीशन वैल्यू चेक करेंगे तो वो हमें उस पोजीशन की वैल्यू बताएगा जिस पर ये दोनों बॉडीज मीट करी होंगे, राइट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नाउ अब मेरे पास आपके लिए कुछ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, जेई और आपके स्कूल एग्जाम्स के रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स ही उठाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके और अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। तो भाई हमको उसने क्या किया है, ये ग्राफ दे दिया है, ठीक है, ये उसने हमें ग्राफ दे दिया। ओके, किस चीज़ का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो देखो यहाँ पर एक्स प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पर हमने टाइम प्लॉट कर दिया, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। ओहो, देखो अब हमें क्या बताना है कि किस पोजीशन पर हमारे इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। देखो मैंने क्या बोला था कि जब कभी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप बनाना है। अच्छा अब देखो एक बात तो कंफर्म है भाई कि ये एक नॉन लीनियर कर्व है। अगर एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है तो एक बात कंफर्म हो गई, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। अच्छा, यानी कि इसकी वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए देखो उसने हमें 4 बेसिक पॉइंट्स बताए, आपको सी पर देखना है, डी पर चेक करना है, ई पर चेक करना है, एफ पर चेक करना है। इन सभी पर अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सब पर स्लोप बना दो। देखो कर्व के ऊपर स्लोप कैसे डिजाइन होता है, पहले जरा आप मुझे आप ये बताइए, किसी भी कर्व के ऊपर स्लोप कैसे डिजाइन होता है। हमने वो तरीका सीखा कि भाई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपको ये दिख रही होगी कि भैया डेटा तो है ही नहीं है, डेल्टा एक्स डेल्टा टी कैसे निकालें। तो जनरली अगर आपको किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आप ध्यान रखें टेंजेंट कैसे ड्रॉ करता है। कर्व के ऊपर जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच करके जाता है। ऐसा आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा है, ध्यान करो। सर्कल भी क्या है, सर्कल भी एक कर्व था। तो जब हम सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो क्या ड्रॉ करते थे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते थे जो उसको बिल्कुल उसे एक सिंगल पॉइंट पर ही टच करती थी। ऐसे ही करते थे ना, तो यहां पर भी करो, क्या दिक्कत है। समझ जाओ कि कर्व के ऊपर कभी आपको ऐसे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो स्लोप जो है वो हमारा टेंजेंट ही होता है, क्योंकि टेंजेंट भी क्या होता है भाई, tan थीटा ही तो होता है हमारा टेंजेंट। और tan थीटा हमें पता है कि ये अगर हमारा टेंजेंट है तो ये वाली वैल्यू हमारे स्लोप के बराबर होगी।
तो मैं क्या करूंगा, देखो सबका स्लोप डिजाइन करूंगा यूजिंग टेंजेंट। डी पॉइंट पर पहले टेंजेंट को जरा अगर हम ड्रॉ कर लें, ये ऐसे जाएगा, ओह सी रह गया, चलो सी को भी देख लेते हैं, सी वाला पॉइंट ऐसे जाएगा। ध्यान से देखो, ये टेंजेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये टेंजेंट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है ना। हॉरिजॉन्टल से अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये कुछ इस एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल से आप यहाँ देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा एंगल है। तो ये कैसे स्लोप्स आएंगे, पॉजिटिव आएगा वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। एफ को देखते हैं, ये देखो ये वाला भी हमारे इस हॉरिजॉन्टल बेस लाइन से थीटा ऊपर चला गया है, तो ये वाला भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जरा ई के लिए चेक करो बच्चों, ई के लिए आप कर्व पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसको देखो, ये थीटा, अब देखो थीटा क्या चला गया, हॉरिजॉन्टल से नीचे चला गया है। जब थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। जो ई पे स्लोप बन रहा है बच्चों, अगर हम उसको ध्यान से देखें, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जब आप यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यानी यही वो पॉइंट है जहां पर हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, नेगेटिव में कैलकुलेट होगी, क्योंकि उसका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, यानी कि पोजिशन ई, राइट। तो अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है बच्चों कि ये मैंने कैसे पता किया, ध्यान से देखिए, टेन थीटा है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। देखो अगर थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये एक हो गया हमारे पास, ये थीटा है, एक ये वाला थीटा हम लेंगे, ठीक है। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल से अबव वाले की बात कर रहे हैं तो थीटा किस में मिलेगा आपको, पॉजिटिव में मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर पॉजिटिव में है, जब आप साइन थीटा में पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही तो आएगा, क्योंकि आपने यही तो पढ़ा है कि भाई साइन ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव और कॉस ऑफ पॉजिटिव भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी यहां से वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव ही मिलने वाली है, ओके। अब अगर मान लीजिए आपका थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। जब आप यहां लिखेंगे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, साइन, इस बार थीटा किस में आ रहा है भाई, नेगेटिव में, तो साइन थीटा वाला नेगेटिव में हो गया। ये कॉस थीटा किस में है भाई, ये वाला कॉस थीटा नेगेटिव में है, ओके। अब आपको पता है जब साइन के साथ थीटा नेगेटिव में होता है तो यहाँ माइनस साइन थीटा जुड़ता है, और ये वाला नेगेटिव किस में बदल जाता है, अगेन पॉजिटिव में। तो देखिए आंसर किस में आ गया, वेलोसिटी का, नेगेटिव में आ गया, नहीं आ गया। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर बोला कि ई पोजीशन के ऊपर आपकी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस। तो उसने हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ दिया हुआ है, और इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए वो हमसे ये बोल रहा है, ये ग्राफ्स आएगा, ये ग्राफ आएगा, ग्राफ्स नहीं आएगा। बोलता है ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो ग्राफ अगर हम बनाएं कुछ ऐसे, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास t हो गया, स्ट्रेट लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। कैसे आ रही हैं जरा देख लेते हैं। एक बना रहा है एंगल 40 डिग्री, तो ध्यान से देखो a के लिए कैसा है, 40 डिग्री है। तो अगर ये मेरा a का ग्राफ ऐसे कर लेता हूँ, ये हमारा a हो गया 45 डिग्री, ये हमारा b हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है भाई, 60 डिग्री है, राइट। मिल गई हमारी वैल्यूज। क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए इज वी ए, यानी अच्छा इसकी वेलोसिटी हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी ए से, इसकी वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी बी से। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ वी ए अपॉन वी बी, तो हमें वी ए अपॉन वी बी करो निकालना है। जरा मुझे बताओ वी ऑफ ए किसके बराबर है, वी ऑफ ए होगा टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब 1045, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 1, ओके। यानी वेलोसिटी हमें मिल गई इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। वी बी कैसे निकलेगा, 1060, क्योंकि इस बार थीटा जो है 60 डिग्री है। 1060 पर कितना होता है जरा सोच के बताइए, इट इज साइन 60 बाय कॉस 60, साइन 60 पर कितना होता है, √3/2, कॉस 60 पर कितना होता है 1/2, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, √3 मीटर पर सेकेंड, बच गया। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल के अंदर, वी अपॉन वी बी कितना आएगा, 1/√3। सो द रेशियो इज 1/√3। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था, आगे चलते हैं। कहते हैं मैन मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा भाई मैन क्या कर रहा है, इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक मिनट, मैन मूव कर रहा है हमारे एक्स वाई प्लेन में, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लेन, ये हुआ हमारा वाई प्लेन, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट इन हिज इज हिज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है एट व्हाट पॉइंट इज हिज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज हिज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। कुल मिलाकर उसने हमसे बात क्या पूछी है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर सेम डायरेक्शन पर होंगी। क्लियर, ये हमसे वो पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है कि मैन ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया, जो भी पोजीशन हमें प्रोवाइडेड थी हमने वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ये सारे टेंजेंट बच्चों आप मुझे बताओ कौन सी वाली वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आपने हर पर्टिकुलर टाइम पर स्लोप ड्रॉ किया है, एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। और जब एट हर पर्टिकुलर टाइम पर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो कौन सी वेलोसिटी निकल के आती है, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब जब आप किसी नॉर्मल कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं जो उसी पॉइंट से टच करते जा रहा है, तो वो कौन सा है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम देखते हैं ओवरऑल चेंज। ओवरऑल चेंज के लिए आपको 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो हमारे लिए देखो, जो इनिशियल पोजीशन उसने हमें बोली है, उसने हमें इनिशियल पोजीशन बोली है कि आप उसको ओ से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो, इस ओ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब मैं ओ से पी पोजीशन पर चेक करता हूं, जरा ध्यान से देखो, तो एक ऐसा ग्राफ जो ओ से पी तक जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये वाला टेंजेंट। ये तो हो गया ओ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये सॉरी, अरे भाई बन जा सीधी लाइन, क्या दिक्कत है, पी से पास होते हुए चली जा। अच्छा चलो बनाते हैं। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये देखो ये बनेगा। O से Q पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो मुझे O से Q तक का चेक करना पड़ेगा, तो ये O से Q वाला है। O से R के लिए जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो मुझे O से R करते हुए टेंजेंट को पास करना पड़ेगा, और ऐसे ही O से S के लिए। तो आप याद रखें बच्चों कि जब कभी भी हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर दिया जाएगा। रेफरेंस पॉइंट हमें एक बार ज़रूर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट दिया गया है वो कौन सा पॉइंट है, वो ओ से शुरू किया गया है, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाएगा और हमारे केस में वो ओ है। तो इस केस में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टेंजेंट स्टार्ट भी कहां से होगा, हमारे इस रेफरेंस पॉइंट से ही स्टार्ट होगा हमारा टेंजेंट। इज दैट क्लियर हो गया, ओके। तो ये हो गए हमारे सारे एवरेज वेलोसिटी के वेक्टर। अब हमें ऐसा ड्रॉ करना है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसी का टेंजेंट अगर इस डायरेक्शन में आ जाए, दैट मीन्स भाई हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो O के लिए तो टेंजेंट इधर जा रहा है, P के लिए जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर जा रहा है, तो देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। Q के लिए आप ड्रॉ करोगे तो ये तो नेगेटिव में जा रही है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर हम R के लिए ड्रॉ करें तो देखो R के लिए भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, है ना। देख रहे हो, ये OR और ये R दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि यही वो पोजीशन है R जहां पर इसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आ रही होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सिस में अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इनिशियली इट इज लोकेटेड 2 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन। ओहो हो, चलो देखो इस वाली प्रॉब्लम को, ये ओरिजिन है, इससे 2 मीटर मान लेते हैं यहां पर, तो ये हमारा पोजीशन है जहां पर हमारा पार्टिकल अभी बैठा हुआ है। क्या कर रहा है, स्लो डाउन, यानी कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि वो मूव कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता था या फिर वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता था। वो यहां बैठा हुआ है, उसने बोला है एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, उसको ओरिजिन से दूर जाना है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, इन दिस डायरेक्शन, तो वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये डायरेक्शन तो हो नहीं सकती भाई। सिर्फ बची कौन सी, यही वाली, क्योंकि जब डायरेक्शन ये वाली होगी तभी पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन हमारी सही है। क्लियर हो गया। चलिए, तो हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां से दूर जा रहा है। अब जब वो दूर जा रहा है तो क्या पूछा उसने, और वो बोलता है स्लो डाउन हो गया, यानी कि वो धीरे, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई है चलते चलते। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट इज द साइन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें बताना है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस इनिशियल वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन का क्या साइन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है। इफ यू रिमेंबर, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। यस और नो। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव एक्स। मिल गया साइन। आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखो उसने बोला है उसकी बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है, द बॉडी इज स्लोइंग डाउन इटसेल्फ।
अगर स्लो हो रहा है तो सीधी सी बात है इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज कब करता है? जब उस पर एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम में होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव में चल रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के पॉजिटिव आया क्योंकि डायरेक्शन सेम था, तो इसलिए एक्सेलरेशन इसलिए हमारा नेगेटिव आया क्योंकि उसने बोला स्लो डाउन। अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आंसर क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज साइन कर्व एज शोन। तो देखो ये हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है और उसने बोल दिया है कि ये किस तरह का कर्व है भाई, ये है एक साइन कर्व। ठीक है, साइन कर्व है हमारे पास। अच्छा, जब साइन कर्व की बात होती है बच्चों तो साइन कर्व में आप लोग जानते होंगे कि उसको हम कैसा लिख सकते हैं, साइन, लेट्स सपोज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, उसको यहां लिखा जाएगा ओमेगा टी। अभी ओमेगा टी कैसे आया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये वाला बनेगा। जब आप इसके डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की इक्वेशन लिखेंगे तो आंसर आएगा साइन ओमेगा टी। देखो साइन क्यों आएगा? क्योंकि पता लग रहा है आपको, उसने बोल दिया कि भैया साइन वाला कर्व है तो साइन तो इसलिए आ गया। अब ये जो ओमेगा टी आया बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे थीटा को ही, है ना, ये साइन थीटा होगा। तो मैं आपको सिंपली इतना बोल रहा हूं कि थीटा यहां पर हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पता लग गई। अब आपको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी टाइम। आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब रुक जाओ, हमने देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली वाली क्लास में कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया गया है, साइन ओमेगा टी बाय डी टी। ऐसे करेंगे, या अगर ओमेगा टी से प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं इसको थीटा ले लेता हूं। भाई हमें नहीं पता था कि ओमेगा टी में लेना, हमने तो थीटा में ले लिया, तो क्या हो जाएगा? देखो आंसर क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यानी जो भी इसका वेलोसिटी है वो किस कर्व को फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा हमारे माइनस कॉस थीटा को। अब बस अब आपको ये चेक कर लेना है कि कौन सा वाला माइनस कॉस थीटा है। देखो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो साइन कर्व की तरह ड्रॉ किया गया है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी साइन कर्व है, बस इसको देखो अपोजिट करके बनाया गया क्योंकि देखो जीरो से शुरू हो रहा है। अब आप देखो या तो ए वाला ऑप्शन है या तो बी वाला ऑप्शन है। कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है, 1, और यहाँ क्योंकि नेगेटिव है तो यानी कि ये -1 से शुरू होगा। अब देखो ये वाला ग्राफ पॉजिटिव 1 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला नहीं है, यही इसका राइट आंसर है क्योंकि देखो ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आया न्यूमेरिकल्स? ओके, सो नाउ दिस इज द होमवर्क असाइनमेंट फॉर यू। ये बच्चों AIEEE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी थे, वो भी किसी ना किसी या तो DIPMT या एम्स जो कि पहले एग्जाम्स हुआ करते थे उसके अंदर पूछे गए हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर योर होमवर्क। ये आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है एक क्वेश्चन का, ठीक है। इससे आप सॉल्व करें, मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर भेजें सो दैट आई गेट टू नो कि आपको ये टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ के कि इतनी आसानी से भी हम ग्राफ को सॉल्व कर सकते थे। तो बस बने रहिए इसी तरह विज्ञान वाला एजुकेशन के साथ। मैं इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।